सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की दोस्तों साइंस। और फ्रेंड्स, पहला जो चैप्टर था लाइट, आइए देख लेते हैं उसके मोस्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं बच्चों। दिया गया है पहला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उसमें पूछ रहा कि जो परावर्तक तल होता है दोस्तों, अब परावर्तक तल कैसा होता है आइए आप लोगों को समझा देते हैं। तो दोस्तों जो परावर्तक तल होता है किसी भी गोलीय दर्पण का, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक ये परावर्तक तल ले लेते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों एक परावर्तक तल है। अब इसके एक साइड में इस तरीके से ऐसे ऐसे पॉलिश सतह हो जाएगी, इस तरीके से दोस्तों ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉलिश लगी होगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये वाले पार्ट को नाम दे देंगे m और इस वाले पार्ट को नाम दे देंगे n। तो अब दोस्तों ये m और n, ये इतना छोटा सा जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, यानी जो ये छोटा सा पार्ट बना है बच्चों mn, इस छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फोकस दूरी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ध्रुव कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है द्वारक कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट करें कि कौन सा क्वेश्चन का दोस्तों कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जैसा कि जो छोटा सा दोस्तों एक गोली दर्पण का कटा हुआ हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, तो जो छोटा दोस्तों कटा हुआ हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। दोस्तों जो परावर्तक तल होगा उसका जब हम लोग व्यास निकालते हैं यानी m से लेकर n तक की दूरी, तो ये क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आप लोग आसानी से इनको समझते चलिए। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वाहनों में, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाहनों में पश्च दृश्य के लिए, दोस्तों पश्च मीन्स होता है पीछे, यानी वाहन जब चलते हैं तो दोस्तों उसमें जो साइड शीशा लगाया जाता है, साइड में दोस्तों एक मिरर लगा होता है। तो दोस्तों जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो दोस्तों मिरर लगा होता है साइड में, वो कौन सा मिरर होता है, अवतल होता है दोस्तों, उत्तल होता है, समतल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कॉन्केव होता है, कन्वेक्स होता है, या प्लेन मिरर होता है। तो दोस्तों हमें इनमें से चार में से ऑप्शन देखने हैं। अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के दोस्तों प्रयोग क्या होते हैं और उत्तल दर्पण के यूज़ क्या होते हैं। दोस्तों जब हमें इनके यूज़ पता होंगे तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को सारी चीज़ें ये पढ़ा दी गई हैं। तो दोस्तों वाहनों के जो पश्च दृश्य यानी जब पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो वाहनों के साइड शीशे के रूप में प्रयोग होता है, तो दोस्तों उसमें दर्पण जो लोग हम लोग प्रयोग करते हैं, जो दर्पण उसमें लगा होता है फ्रेंड्स, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बच्चों, उत्तल दर्पण होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। दोस्तों वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बने, ऐसा कब होता है। क्या अवतल दर्पण से ऐसा संभव है, या उत्तल दर्पण से ऐसा संभव है, या समतल दर्पण से ऐसा संभव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दर्पण तो आप लोग समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो किस दर्पण से सेम, दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है यानी वस्तु होता है जिसे हम लोग हिंदी में बिंब बोलते हैं, तो बिंब के समान प्रतिबिंब कब बनते हैं, कौन से दर्पण से बनते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। क्या अवतल दर्पण सही होगा, या उत्तल दर्पण सही होगा, या समतल सही होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी समतल दर्पण। दोस्तों समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हूबहू अपने दोस्तों क्या है, बिंब के समान होते हैं, बस केवल पार्श्वित उल्टे होते हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है, दर्पण से दोस्तों उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों कैसा समतल होता है, प्लेन मिरर होता है, यानी कि समतल दर्पण होता है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है आइए समझ लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, आभासी उल्टा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, हमें उत्तल दर्पण के बारे में दोस्तों बताना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर चौथा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों कैसा होता है, तो होता है आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है।
और दोस्तों हम लोग आप लोगों को हमने बताया भी था कि यदि उत्तल दर्पण है तो हम लोग आसी फार्मूला लगाते हैं, आ से आभासी, सी से सीधा, और यदि अवतल दर्पण है तो हम लोग वाऊ फार्मूला लगाते हैं, वा से वास्तविक और ऊ से उल्टा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तल दर्पण है, इसका मतलब है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों क्या है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण, दर्पण दोस्तों है, दर्पण में वास्तविक कहाँ से बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे तो बनता नहीं है, दर्पण के पीछे बनता है, तो काल्पनिक ही होगा। तो दोस्तों कैसा हो जाएगा, अब बड़ा भी नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो अपने बिंब के समान होते हैं, ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि यदि आप दर्पण के अंदर, दोस्तों दर्पण के सामने खड़े हैं, आप लोगों के घर में, सब लोगों के घर में दर्पण मिरर लगे होते हैं, जिसमें आप लोग प्रतिनित्य सुबह आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज कोचिंग आते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग अपने आप को शीशे के अंदर देखते हैं तो क्या आपकी हाइट उस शीशे के अंदर छोटी या बड़ी दिखाई पड़ती है? जिस हाइट के आप होंगे उसी हाइट के अनुसार उसमें दोस्तों चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पांचवें क्वेश्चन का फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा बच्चों, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी नंबर, यानी आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। और दोस्तों आप लोगों को दिखा दें कि क्वेश्चन नंबर छठवां जो है वो 2019 के दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है आगे 2019, यानी 2019 में ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में दोस्तों यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत ही नंबर एक क्वेश्चन बच्चों, क्या है, एकदम से नंबर एक क्वेश्चन है। इसे हैशटैग बनाने के बाद में स्टार बना लीजिए, इतना बिंदास क्वेश्चन है कि गोली दर्पण की वक्रता तथा त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में हमें संबंध ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन का हम आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं नहीं, बस डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसके बारे में कोई हम आप लोगों को जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाया भी गया है। बहुत सारे दोस्तों जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाए हैं उस न्यूमेरिकल में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी नंबर। क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी F = R/2। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, आइए समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सातवां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कह रहा है भाई, कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी गई बच्चों, क्या है, कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जब फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं बच्चों, जब फोकस दूरी से हम लोग वक्रता त्रिज्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दी होती है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। और यदि हमें वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दी होती है उसमें हम लोग 2 का भाग दे देते हैं। तो बच्चों गुणा हमें करना है, क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट ऑप्शन बनेगा तो बनेगा बच्चों को डी नंबर। क्या बनेगा, डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी वक्रता त्रिज्या। नंबर एक क्वेश्चन था बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें की ओर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम से बिंदास क्वेश्चन है, देख लेते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है कि दो माध्यमों के बीच, दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण कैसी आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो उसका जो भी अपवर्तन कोण होता है सो दोस्तों वो सदैव कैसा होता है, सदैव शून्य होता है। जब प्रकाश किरण लंबवत आएगी तो वह शून्य होगा, जब प्रकाश किरण किसी एंगल से आएगी तो वो दोस्तों अपना एंगल बदलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को हो जाएगा ए नंबर 0 डिग्री, क्योंकि प्रकाश किरण कैसे आ रही है, लंबवत आपतित हो रही है। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दोस्तों क्या कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु जो है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन आया कब है, 2014 में आया है और 2019 में आया है। तो दोस्तों जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, तो हमने आप लोगों को समतल दर्पण पढ़ाया था, प्लेन मिरर पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, बिंब से और दोस्तों जो प्रतिबिंब की बीच की दूरी होती है वो समान होती है, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वस्तु है यानी जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है, वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इससे जो इमेज बनेगी, तो दोस्तों जो इमेज बनेगी वो इमेज कितनी दूरी पर होगी, तो भाई हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होती है उन दोनों की जो दूरियां होती हैं, जो लेंथ होती है, तो दोस्तों वो लेंथ एकदम से सेम होती है। जहाँ पर मिरर रखा होता है उससे दोस्तों ऑब्जेक्ट और उसके द्वारा जो भी इमेज बनती है, चाहे दोस्तों वो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, उसमें होता क्या है कि दोनों की जो लेंथ होती है
वो एकदम से बराबर होती है, जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जब इसमें दिया गया है तो भाई इसमें भी कितना हो जाएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 10 सेंटीमीटर। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण से, दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार हमने कराया है कि किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। कब दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि जब अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी व सीधे होते हैं। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण की छह कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है। आप लोगों को सारी कंडीशन हमने सॉल्व कराई हैं। तो दोस्तों 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में तो हमेशा जो भी इमेज बनती है दोस्तों वो कैसी होती है, यानी रियल और दोस्तों उल्टा होती है। यानी दोस्तों जो अपोजिट लाइन की होती है, जो भी इमेज होती है वो दोस्तों अपोजिट होती है, यानी उल्टा होती है। अब दोस्तों एक कंडीशन ऐसी आती है कि अवतल, यानी दोस्तों अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनती है वो दोस्तों कैसी हो जाती है, यानी वर्चुअल हो जाती है, दोस्तों आभासी हो जाती है। तो कंडीशन क्या होती है, ए नंबर दिया गया है, ध्रुव व फोकस के बीच में बिंब होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। वक्रता केंद्र पर होता है या वक्रता केंद्र के पीछे होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को भी बताना है। इस क्वेश्चन में हमें कोई जस्टिफाई नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट आप लोगों को आंसर इसका क्लियरिटी में हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने असंभव है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर बन रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अवतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आभासी और सीधा होता है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। कह रहा कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के, दोस्तों क्या है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता, दोस्तों क्या है, आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो दोस्तों क्या है, लेंस हमें ज्ञात करना है कि भाई ये लेंस कैसा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को फार्मूला पता है और इस फार्मूले के अनुसार इस दोस्तों को क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है, ये दी गई है दूरी, तो दोस्तों यहाँ पर दूरी दी गई है, अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है आप लोगों को बता देते हैं क्या होता है, m = v/u। तो दोस्तों m का मान दिया गया है 0.5 इक्वल टू v का मान हमें पता करना है, u का मान दोस्तों दिया गया है 0.2। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0.2, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, भाई 5 दूनी 10 आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब एक अंक बाद दशमलव ये है, एक अंक बाद दशमलव ये, तो दोस्तों 0 ये आ जाएगा। अब v का दोस्तों मान आ गया, अब हमें u का मान तो ऑलरेडी पता है। तो दोस्तों जब v का मान पता है, u का मान पता है, तो दोस्तों हम लोग f का मान ज्ञात कर लेंगे। और f का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हम लोग फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालें। जब तक हम आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या बनेगा। तो दोस्तों वो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। दोस्तों कैसा आ जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग होगा। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व भी कराया जा चुका है कई बार। दोस्तों क्या है, यदि उत्तल लेंस पर, दोस्तों क्या है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है, दोस्तों क्या है, वस्तु 2f को हम लोग दोस्तों 2f1 भी कह सकते हैं। क्या है दोस्तों, 2f को हम लोग 2f1 भी कह सकते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों जब हम लोग 2f यानी 2 स्मॉल f, तो दोस्तों यदि हम लोग स्मॉल f पर वस्तु को रखते हैं तो भाई कहाँ पर बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप लोगों को हमने उत्तल लेंस की 6 कंडीशन बताई थी कि उत्तल लेंस के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनकी 6 कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों जब 2f पर दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कोई भी बिंब रखा जाएगा, तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा 2F पर। कहाँ पर बन जाएगा, यदि 2 स्मॉल f पर कोई भी बिंब, कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो भी इमेज बनेगी वो बन जाएगी 2F पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। भाई अवतल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी व छोटे बनते हैं, वास्तविक व बड़े बनते हैं, अनंत पर बनते हैं, या वास्तविक व छोटे बनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का हमें राइट आंसर देखना है। तो अवतल दर्पण से दोस्तों, यानी अवतल दर्पण नहीं फ्रेंड्स, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आभासी व छोटे होते हैं। अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी व छोटे होते हैं।
अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से कितनी दूरी पर है। दोस्तों जैसे ही हम एक पुस्तक के ऊपर लेंस रखते हैं और जैसे ही दोस्तों लेंस को थोड़ा उठाते हैं तो उठाने पर अक्षर जो है वो बड़े दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यह पुस्तक लेंस से कितनी दूरी पर है, स्मॉल एफ दूरी पर है, 2f दूरी पर है, अनंत पर है, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी वस्तु है दोस्तों वह कहाँ पर है, वह प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में रखी है। वस्तु कहाँ दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में रखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। दोस्तों किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनता है, समतल दर्पण के द्वारा बनता है, या फिर अवतल लेंस के द्वारा बनता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वें का हमें राइट आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर भाई क्या होगा। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो दोस्तों जब वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा वह कौन सा लेंस होगा, तो दोस्तों वह हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। और वस्तु कहाँ पर रखी होगी, एफ व पी के मध्य जब रखी होती है तो दर्पण के पीछे बड़ा सा आभासी सा प्रतिबिंब हमने आप लोगों को बनाकर व्हाइट बोर्ड पर समझाया था दोस्तों, वही बन जाता है अवतल दर्पण के द्वारा आभासी बड़ा प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं 2011, 12, 13 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक उत्तल लेंस की क्षमता दी गई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की यदि क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यदि उसकी क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना आंसर मिलेगा भाई, 50। तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है, कह रहा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बताओ। तो दोस्तों जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है भाई उत्तल लेंस की, तो अब इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों क्षमता हमें बतानी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब क्षमता निकालनी होती है तो जो भी फोकस दूरी दी जाए दोस्तों उसका क्या करते हैं 100 में भाग दे देते हैं। तो दोस्तों जब 20 का हम भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 20 पंच 100, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस है तो धनात्मक आएगा, अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक आ जाता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही ईजी और आसान से क्वेश्चन दिए गए बच्चों, और इसी तरह से क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। आप लोग यदि अच्छे से एक बार फेर लेंगे साइंस को तो सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियरिटी कर पाएंगे। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं कि यदि आई दोस्तों क्या है, आई आपतन कोण है तथा आर अपवर्तन कोण, क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण है तो इनमें संबंध क्या है, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो दोस्तों जहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर होता था उसे हम लोग कौन सा नियम बोलते थे, किसका नियम कहते थे। तो दोस्तों क्या उसे हमने ओम का नियम समझाया था, क्या हमने उसको जूल का नियम समझाया था, क्या हमने उसको न्यूटन का नियम समझाया था, क्या हमने उसको स्नेल का नियम समझाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर हम बताने वाले हैं नहीं, आप लोग चाहे परेशान हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या वह ओम का नियम होगा, जूल का नियम होगा, न्यूटन का नियम होगा, या फिर वह स्नेल का नियम होगा। तो बच्चों अब आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं भाई, कह रहा एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दोस्तों एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब यदि वक्रता त्रिज्या दी जाए तो उसकी फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप में इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, क्या 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, या फिर 60 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि एक गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों, रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, स्पेरिकल मिरर है दोस्तों ये। तो अब यदि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती है तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा भाई, जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर बन जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर।
और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। दोस्तों किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखते हैं। दोस्तों वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखते हैं कि उसका हमें बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य रखते हैं। तो दोस्तों बस यही आंसर सही हो जाएगा कि जो लेंस का ऑप्टिक होता है ओ होता है, तो ओ व F1 के मध्य रखते हैं, तब हमें वस्तु का आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यानी घड़ी साज द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है। तो दोस्तों घड़ी साज क्या होता है, यानी जो घड़ियां सही करते हैं। दोस्तों क्या है, जो घड़ियां सही करते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त लेंस कैसे होते हैं दोस्तों। तो घड़ी साज में दोस्तों जो प्रयुक्त लेंस लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, समोत्तल लेंस होते हैं, या समावतल लेंस होते हैं। तो दोस्तों जो घड़ियों वाले दोस्तों जो दुकानों में लगे होते हैं उनमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स उनमें प्रयोग होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22वां दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों लेंस बनाने में क्या जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, या फिर सभी का प्रयोग होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22वें का दोस्तों ए नंबर दिया गया है जल, बी नंबर दिया गया है कांच, सी नंबर दिया गया है प्लास्टिक, और डी नंबर दिया गया है ये सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वें का राइट ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, 2017 में पूछा गया है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित होती है। तो दोस्तों अपरिवर्तित होती है, यानी कौन सी चीज नहीं बदलती है यदि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों वेग बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, आवर्ती बदलती है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि प्रकाश निर्वात में जा रहा है तो 3 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि वह जल के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों तो कितना हो जाता है, यदि वह कांच के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों तो कितना हो जाता है 2 गुणे 10⁸। यानी जब हम प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो उसका दोस्तों वेग बदल जाता है। जब प्रकाश का वेग बदल जाएगा तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। लेकिन यदि दोस्तों प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य बदल रही है लेकिन उसकी आवर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट ऑप्शन होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोस्तों उसकी कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो उसकी आवर्ती जो है वह अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती उसकी कभी भी बदलती नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है कि कैमरे में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24वें में कैमरे में प्रयोग होता है दोस्तों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, या फिर अवतल दर्पण। तो दोस्तों दर्पण का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता है कैमरे में, क्योंकि हमें सामने वाले की फोटो खींचनी होती है। अब दोस्तों लेंस ही होंगे, या तो अवतल लेंस हो या तो फिर उत्तल लेंस हो। तो दोस्तों जब कैमरे में प्रयोग किया जाता है तो वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन आप लोग स्टार बना लें और याद कर लें कि कैमरे में प्रयुक्त किया गया लेंस कौन सा लेंस होता है, तो दोस्तों ये होता है उत्तल लेंस। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25वां क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। बच्चों ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि एक अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी उल्टा व छोटा होता है, आभासी सीधा व बड़ा होता है, आभासी सीधा व छोटा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 25वां देखना है। तो भाई वो अवतल लेंस पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस। तो इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं आप लोग याद रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी सीधे व छोटे होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, आभासी सीधे व छोटे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है।
बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है या ये सभी होते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या निर्भर करती है दोस्तों उसकी लेंथ पर। किसकी लेंथ पर? यानी जो गोली लेंस होता है या गोली दर्पण होता है वो उस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है और इन सभी में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सभी लेंथ जो हैं ये लंबाई दोस्तों दूरी के ही मात्रक हैं और इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27वां क्या है, कह रहा अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण पर यदि हम लोग फोकस पर कोई दोस्तों वस्तु रख दें तो फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत पर बनेगा या फिर ध्रुव पर बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का बहुत ही इजी स्टेप में आंसर आप लोग जानते हैं। 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हमने अवतल दर्पण से बनने वाले 6 कंडीशन आप लोगों को समझाई थी। दोस्तों उसमें से एक क्वेश्चन थी कि यदि अवतल दर्पण के सामने हम लोग कोई भी बिंब, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर रख देते हैं तो फिर वह जाकर दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों वह प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है कि किसी वस्तु में वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। दोस्तों सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। कब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या फिर किसी में नहीं। तो दोस्तों किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक। काल्पनिक दोस्तों कैसा होता है? यानी कि आभासी। काल्पनिक का मतलब बच्चों क्या होता है? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से? तो दोस्तों आप लोगों को हमने पढ़ाया था भाई कि आभासी हमेशा किस में बनते हैं? तो उत्तल में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि 2020 और 2022 में यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें, बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही मन से पढ़ें इन क्वेश्चन को। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29वां देख लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों क्या है? विस्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों क्या है? 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने, अनंत पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे है। दोस्तों क्या है? 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? 29 का राइट ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किसमें होगी? तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्भर करती है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर। दोस्तों क्या है? प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी दिए गए हैं इनके हमें अपवर्तनांक देखने की सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें ही सबसे कम प्रकाश की चाल होगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है हीरा, दूसरा दिया गया है जल, तीसरा दिया गया है कांच और चौथा दिया गया है केरोसिन। तो दोस्तों दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किसमें होगी? इसका मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है वो दोस्तों है हीरा। कौन सा है? हीरा। तो दोस्तों आप लोग तो जान रहे हैं भाई कि हीरा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं भाई हीरा बेटे वाला। तो क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर, यानी कि हीरा। तो अब आप लोग इस तरीके से भी तुक्का भी लगा सकते हैं कि हीरा इस समय दोस्तों चल रहा है तो यहाँ पर हीरा में ही हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31वां दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दोस्तों अभी भी जस्ट बताए हैं ऊपर 30वें वाले क्वेश्चन में, और इसमें भी दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई बार बार हम वही क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या जल होगा, हीरा होगा, कांच होगा या फिर तारपीन का तेल होगा? अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम से, दोस्तों क्या है? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में हो, या दोनों माध्यम एक ही हों, तब दोस्तों ये कंडीशन क्या बनेगी। तो दोस्तों क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, दोस्तों एक पारदर्शी है तो दूसरा भी पारदर्शी माध्यम है। तो दोस्तों कहना क्या है कि एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होगा यदि प्रकाश की किरण दोस्तों क्या है, दोनों माध्यम यदि एक ही होंगे। कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 में का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब दोनों माध्यम एक ही होंगे तब यह कंडीशन लगेगी दोस्तों। अन्यथा जब दोनों माध्यम बदल जाएंगे तो दोस्तों वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी, रास्ता भटक जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं थोड़ा इसको। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे एक इमेज बनी हुई है दोस्तों, लिखा है इसमें कि दर्शाए गए, फ्रेंड्स क्या लिखा है, दर्शाए गए कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्र, दोस्तों फलक ए के जो छिद्र हैं से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा लेंस रहेगा। दोस्तों क्या रखा है इसके अंदर, यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4 करके 7 किरणें जा रही हैं इस बॉक्स से, और दोस्तों इस बॉक्स से एक ही बिंदु से होकर ऐसे निकल रही हैं, यानी एक जो है ऊपर जा रही है और इस तरीके से वो नीचे आ रही है। तो दोस्तों कौन सा इसके इस बॉक्स के अंदर क्या है, आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि एक अवतल लेंस है, दोस्तों क्या है पहला ऑप्शन, एक अवतल लेंस है। दूसरा ऑप्शन कांच का एक अवतल स्लैब है। तीसरा ऑप्शन एक प्रिज्म है। चौथा ऑप्शन एक उत्तल लेंस है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन होगा, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जब एक कौन सा ऐसा लेंस है जो किरणों को आपस में मिला देता है। तो दोस्तों हमने यह देखा था जब आप लोगों को लेंस पढ़ाए थे, लेंस के उपयोग लिखवाए थे, तो दोस्तों उसमें उत्तल लेंस ऐसा होता था जो प्रकाश की किरणों को एक और एक बिंदु पर मिला देता था, और अवतल लेंस क्या करता था, प्रकाश की किरणों को फैला देता था। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर, एक उत्तल लेंस। दोस्तों क्या हो जाएगा, एक उत्तल लेंस हो जाएगा जो कि प्रकाश किरणों को यहाँ पर मिला देगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 10th क्लास की दोस्तों जो साइंस है, फिजिक्स है, उसका दोस्तों जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, दोस्तों उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, वो दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में दूसरा चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहिए, और दोस्तों जिसके जितने भी अंक आए हों आप लोग कमेंट करके बताने का कष्ट करें। तो मिलते हैं बच्चों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद,